तो हम आ रहे थे उसमें और सुजाता ड्राइव कर रही थी, माय वाइफ, और उनके ब्रेक्स फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो गए। आप चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं? उतर रहे हैं, और आगे से एक वैन आ रहा था, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। तो सुजाता ने कहा अगर मैं जाऊं तो सब मरेंगे। तो उन्होंने सुजाता ने गाड़ी लेफ्ट को ये रोड से चट्टान की तरफ वो लाई और उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू डाई। 6 Muslim boys were carrying me up a steep slope to the road and saying बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अपने को ताकत देने के लिए। और मैंने कुछ दिन पहले, मैं आपको ऐसे कभी भी इतना फ्रैंकली मैंने ये बातचीत नहीं की, कि करीब 10-15 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने तय किया कि मैं जब मैं जवान था और कोई लेखक कुछ बकवास लिखे तो मैं उसका जवाब प्रिंट में देता था, उसकी क्रिटिसिज्म में प्रिंट में करता था। तो और रुकुन 10-12 साल पहले की घटना है। तो मैं 20 साल पहले मैंने 3-4 बार लेख ऐसे लिखे जहाँ मैंने और लेखकों के बारे में कहा, बहुत क्रिटिकली लिखा। मसलन अरुंधति रॉय, नॉट जस्ट अदर्स ऑल्सो, नॉट जस्ट अरुंधति रॉय। तो 10-12 साल पहले ऐसा हुआ कि आपके एक बहुत मशहूर एडिटर हैं, न्यूज़पेपर एडिटर दिल्ली में, और आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इतना ही मतलब बोलूँगा। अच्छा। तो उन्होंने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, फुल ऑफ एरर्स। शशि और रुकुन को लेके कोई उपन्यास लिखे, उनको नाम कोई दूसरे दे और कोई चीज़ें इन्वेंट भी करे, यानी कि बिल्कुल खास करके उनकी जीवनी रिलायबली हिस्टोरिकली एक्यूरेट लिखे। अगर चाहे कोई या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई नौजवान, कोई 30-35 साल की उम्र का लड़का या लड़की को लिखे, या लड़की लिखे, इफ अ लेडी राइट्स इट शी विल बी क्रिटिकल ऑफ बोथ ऑफ देम, शी विल बी क्रिटिकल ऑफ मी फॉर राइटिंग इन दिस वे, शी विल बी क्रिटिकल ऑफ मेन फॉर वर्शिपिंग शशि। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज शशि और रुकुन का जो रिश्ता था, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, बोथ स्पोकन एंड अनस्पोकन, उस पर या तो कोई एक नाटक लिखे या उपन्यास लिखे, मजा आएगा, मजा आएगा। नमस्कार। वायर संवाद के इस अंक की शुरुआत आज मैं कुछ प्रश्नों से करता हूं। क्या आपको मालूम है कि प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा का लेखकीय जीवन एक संपादक ने संभव किया था? क्या आपको मालूम है कि अगर वह संपादक नहीं होते तो शायद रामचंद्र गुहा एक भी किताब प्रकाशित नहीं कर पाते? क्या आपको मालूम है कि उन संपादक ने बहुत लंबे अरसे तक राम गुहा की न सिर्फ किताबों को, उनकी पांडुलिपियों को, बल्कि उनके अखबारी लेखों को भी प्रकाशित होने से पहले पढ़ा था, जिन्हें राम नियमित रूप से भेजते थे और वह उन्हें सुधार कर जवाब देते थे? उन संपादक का नाम है रुकुन आडवाणी, जो उस समय हिमालय के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी कस्बे रानीखेत में रहते हैं। और रामचंद्र गुहा ने अभी हाल ही अपने और रुकुन आडवाणी के पिछले 40 वर्षों के संबंध पर एक कमाल की किताब लिखी है, द कुकिंग ऑफ बुक्स, अ लिटरेरी मेमोयर। ये जगन्नॉट से आई है। इस किताब की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि एक लेखक और प्रकाशक के संबंधों के बारे में है, इसकी बहुत बड़ी शक्ति ये है कि लेखक संपादक के सामने सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त कर रहा है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं कहीं नहीं होता। राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मुझे याद है आपने कई सारे बरस पहले एक निबंध लिखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पर, जहां आपने लगभग इसी मुद्रा में रुकुन आडवाणी और रवि दयाल के बारे में लिखा था, किस तरह से उन्होंने आपका और कई सारे अन्य लेखकों का जीवन और लेखन तय किया। ये किताब फिर इसकी जरूरत कैसे हुई? ऐसा हुआ आशुतोष, करीब मैं थोड़ा लंबा जवाब दूंगा। जी जी। तो करीब 12 साल पहले मैं अपने वाइफ और बेटी के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था, कुल्लूर जो नीलगिरी पहाड़ में है, वहाँ से हम वापस घर बेंगलोर जा रहे थे। तो पता नहीं आप गए हैं और आपके कोई दर्शक गए होंगे, एक रोड ऊटी से चलता है मैदानी इलाके में, थ्रू द फेमस बंदीपुर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसका उसका नाम है कल्लाटी घाट, और उस सड़क पे 37 हेयरपिन बैंड है, वो बहुत ही करीब। हेयरपिन बैंड। बिल्कुल, हाँ, मैं समझता हूँ कि अ, अ, दक्षिण भारत में वो वही एक पहाड़ है जो बिल्कुल हिमालय जैसे आप तुलना कर सकते हैं। इतना महान चट्टान, और रोड ऐसे ऊपर से जा रहा है जैसे चाहे आप हिमाचल या लद्दाख में जा रहे हो। तो हम आ रहे थे उसमें, और सुजाता ड्राइव कर रही थी, माय वाइफ, और उनके ब्रेक फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो गए। आप चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं? उतर रहे हैं, और आगे से एक वैन आ रहा था, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। तो सुजाता ने कहा अगर मैं जाऊं तो सब मरेंगे। तो उन्होंने सुजाता ने गाड़ी लेफ्ट को ये रोड से चट्टान की तरफ वो लाई, और उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू डाई। और वो गाड़ी के नीचे 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 टपक के एक पेड़ के माने में अटक गई और रुक गई, और वो रुक गई नीचे खाई में पेड़ आप पड़ रुक गई। और तब और मेरा एक टांग टूटा था, हैड फ्रैक्चर। तो कुछ लोगों ने सोचा, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे मैसूर से, मुसलमान स्टूडेंट्स आ रहे थे पिकनिक के लिए ऊटी। उन्होंने देखा, एकदम से आए, मेरी बेटी को बाहर निकाले गाड़ी से, सुजाता को निकाले, और मैंने कहा कि मैं चल नहीं सकता हूँ। सुजाता को जब निकाला, ईरा को निकाला, तो ऊपर चल सकते थे। मेरा टंग फ्रैक्चर था, एक प्लास्टर था। तो मुझे ऊपर लाए, बोलते ये बिल्कुल सही। मैं कभी ऐसे मैंने अपने कॉलेज में भी इसके बारे में नहीं लिखा। तो ये मुझे ऊपर ला रहे थे, कह रहे थे 6 मुस्लिम बॉयज वर कैरिंग मी अप अ स्टीप स्लोप टू द रोड एंड सेइंग बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अपने को ताकत देने के लिए कि वो ले जाए आप, ले जाए ऊपर, वो फिसले नहीं। तो उसके बाद मैं 1 साल घर पे था, फिजियोथेरेपी वगैरह। तो मैंने कहा मैं अपनी जीवनी लिखता हूँ, छापने के लिए नहीं, कि मैं मेरी बचपन, मेरे पिता माँ, मैं वैसे तो हूँ तमिल खानदान का, लेकिन मेरी पैदाइश देहरादून में थी, और पहाड़ से मेरी मोहब्बत कैसे हुई वगैरह वगैरह। और तब मेरा एकेडमिक जर्नी में कलकत्ता गया, पीएचडी किया वगैरह। और उस आत्मकथा में, विच इज अनपब्लिश्ड एंड मे फॉरएवर रिमेन अनपब्लिश्ड, ये भी हो सकता है बिकॉज इट बीन जस्ट बी, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं सेल्फ इंडल्जेंट, हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, आत्ममुग्धता जैसा। तो उसमें एक हिस्सा, एक चैप्टर रुकुन के बारे में था। अच्छा। और उसमें मैंने कहा कि नेक्स्ट टू माय वाइफ माय एडिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो अब इसके पर यहाँ लिखा हुआ है पीछे तो किताब के। वो तो 212, 13, 14 की बात है, मैंने ये किताब लिखी। तो मैं भूल गया, मैंने कहा कि और किताब लिखने हैं, मैंने गांधी जी पे लिखने हैं, और अब अभी मैंने पर्यावरण पे भी किताब लिखी है। तो और ये जो मैंने अपने बारे में लिखी है, कौन पढ़ेगा, मैं ऐसा महत्व आदमी भी नहीं हूँ, छोड़ो, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे पोते पढ़ेंगे, तो मैंने ऐसे रख लिया। तब जब ये कोविड पैंडेमिक आया, तो मैं फिर से नीलगिरीज में फंसा हुआ था। हमारा वहाँ से एक कॉटेज है, और 1 साल वहीं था। और मैंने एक कबर्ड खोला, उसमें एक बड़ा सा फाइल निकला, हैंड रिटन लेटर्स फ्रॉम रुकुन टू मी, हाथ में लिखे खत सन 1984-85 से। और मैंने रखे हुए थे, क्योंकि रुकुन के आप देखेंगे, मैंने इस किताब में कोट भी किया है, बहुत सारी चिट्ठियां कोट किया, और कितनी खूबसूरत उनकी भाषा है, हाँ। और उनके जो इंसाइट है, उनकी जो सोच है, कितनी पावरफुल है, कितनी इंसाइटफुल है। तो मैंने रखे हुए थे 84 से करीब 2002 तक, पहले हाथ से लिखे हुए और फिर टाइप्ड, और मेरे भी जवाब और कुछ मैंने कॉपीज किए थे। और तब मैं अपने कंप्यूटर पे गया, और मैंने देखा कि 2005 में मैंने जीमेल अकाउंट शुरू किया, और मैंने उनका ईमेल एड्रेस टाइप किया, तो सैकड़ों में 1000 से ज्यादा मेल्स निकले रुकुन के। तो मैं देखना, तो 2-3 महीने में देखता रहा, नोट्स लिए मैंने कहा मैं वो छोड़िए, अपनी आत्मकथा तो इट इज नॉट वर्थ पब्लिशिंग, एटलीस्ट नॉट नाउ, मे बी नेवर, वो छोड़िए। लेकिन मैं ये जो किताब है, ये सिर्फ ये मेरे बारे में नहीं है, ये साहित्य के बारे में है, ये पब्लिशिंग के बारे में है, और ये मेरे एक दोस्त के बारे में है, जिनकी कैरेक्टर मेरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है।
वो बाहर नहीं जाते हैं, वो घर में ही रहते हैं, उनके दोस्त कम हैं, उनका ज्यादा प्यार कुत्तों से है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो उस इसी तो इस अगर ये चिट्ठियां नहीं निकलते वो कबर्ड से तो ये किताब नहीं आ नहीं पाती। होती। तो क्योंकि पहले इतने जब मैंने देखा कि एक इतना सा मोटा फाइल था नीचे फ्रॉम 86 85 86 टिल 2002। तब मैंने कहा ईमेल पर तो और भी सारे होंगे। और मैं इतना बताऊं, एक ही चीज और बताऊंगा तुमको आशुतोष, कि इस किताब में जो रुकुन के चिट्ठियां के मैंने जो थोड़ा सा आपको नजर मिला है, बहुत इससे बहुत ही और है ज्यादा है। मैं बताऊंगा कि करीब मैंने 4 फाइल्स प्रिपेयर किए हैं, वर्ड फाइल्स, और मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग एक्सर्प्ट फ्रॉम रुकुन अडवाणीज लेटर्स। अच्छा, ये अलग है। और वो जो फाइल्स के मैं बताता हूँ, दे आर मोर देन 220,000 वर्ड्स लॉन्ग, इतनी। तो एक दिन मैं उनको किसी आर्काइव को प्रेजेंट करूंगा कि और ये सिर्फ एक्सेप्ट है because sometimes it is just some trivial matters, right. but and this book must be having maybe 10,000 15,000 words of excerpts of रुकुन। लेकिन उससे भी आपको समझ आएगा कि रुकुन है क्या, उनकी जीनियस क्या है, एडिटोरियल जीनियस क्या है, उनकी सोच कैसी है। वो खुद ही बुद्धिजीवी भी है, लेखक भी है, साहित्य को जानते हैं, समाज शास्त्र को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस को जानते हैं, और सबसे ज्यादा ये जानते हैं कि अपने सोच, अपना शोध, अपना अनुभव को एक बिल्कुल रीडेबल किताब के रूप में आप कैसे लाएं। हाउ टू कन्वर्ट years of research into a book, publishable and readable book, that he has taught me. रुकुन की जो यात्रा है बड़ी फैसिनेटिंग है, कम लोगों को पता है। लखनऊ से आते हैं, स्टीफन्स में है जहां आपके कंटेम्प्रेरी हैं, फिर कैम्ब्रिज हैं, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के यहाँ बॉस बनते हैं, और अब वो एक रानी खेत में एक छोटे से एक प्रेस चला रहे हैं। अद्भुत प्रेस है हालांकि वो। इस यात्रा को, रुकुन आडवाणी की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि वो पहले से ही वो अपने ही दिल से जो चाहते हैं वो समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है कि ही इज नॉट थॉट अबाउट सोसाइटी। मैं अमीर कैसे बनूं, मैं महान कैसे बनूं, मैं फेमस कैसे बनूं। पहले उनको प्यार था साहित्य से और संगीत से, खास करके वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। तो अपने कमरे में भी, कॉलेज में भी हम लोग, आप तो जानते हैं कॉलेज, आप भी कॉलेज मुंबई में रहे हैं, तो आप दोस्तों से सैर करना, घूमना, मूवी देखना, बीच में जाना, सिगरेट पीना, कभी सिगरेट से कुछ और भी पीना। रुकुन के साथ ऐसा नहीं, वो अपने कमरे में 2-3 उनके दोस्त थे, और मैंने भी बताया इस किताब में, अमिताभ को 3-4 जो उनके तो खास दोस्त थे, जो उनके जैसे साहित्य का उनका गहरा समझ था, और वो शास्त्रीय संगीत को भी, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को भी सुनते थे, समझते थे, बात कर सकते थे, और उस शौकीन थे म्यूजिक एंड लिटरेचर पे। और ऐसे नहीं कि हमको दोस्त बनाने हैं, पॉपुलर बनना है, कॉलेज का यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है। तो ही वाज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय हिज ओन डिजायर, हिज ओन इंटरेस्ट। पहले से इतने रेक्लूसिव नहीं थे, इतने माने बिल्कुल समाज से हटे हुए नहीं थे, वो बन गए हैं। और अब है कि वो बहुत ही कम लोगों से मिलना चाहते हैं कि रानीखेत में अगर आप जाओगे तो शायद ही आपको मिलेंगे। आपने लिखा है कि शुरुआती दिनों में ही जब कॉलेज में आपके साथ थे वो, तब भी वो आपको कोई तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि आप कोट अनकोट लिटरेरी टाइप्स नहीं थे। आपको साहित्य की कोई समझ नहीं थी, क्लासिकल म्यूजिक में आप शायद नहीं थे उन दिनों, और आप क्रिकेट खेलते रहते थे तो आपको एकदम नजरअंदाज कर दिया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या बताऊं कि मैं थोड़ा लाउड भी था, कि मैं जोर से बोलता था, हंसता था, और लोगों के साथ मजाक बने बिल्कुल। और रुकुन जस्ट, मैं क्या कहूंगा कि ही सॉ मी एज रादर क्रूड। क्या हिंदी में शब्द क्या होगा क्रूड के लिए? क्रूड के लिए होगा असभ्य तो नहीं, लेकिन लगभग रूखा व्यक्ति, शुष्क इंसान।
तो वो ही थॉट मी क्रूड, ही इज सोफिस्टिकेटेड, आई एम क्रूड। हाँ, लेकिन रूखा इंसान। ऐसा है, उनको मेरे बारे में यही उनकी समझ थी। आपका व्यक्तित्व उनसे एकदम विपरीत है, हाँ? और कई जगहों पर आपकी रुचियां भी भिन्न है। मैं आपसे एक मनोवैज्ञानिक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो आपके इतने प्रिय संपादक, इतने घनिष्ठ संपादक इसलिए बने क्योंकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते थे? हाँ, अगर वे आप ही के टेम्परामेंट के, आप जैसे ही होते, तो शायद इस तरह की घनिष्ठता नहीं आ पाती। एक तो ये बात सही है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो मेरे जैसे होते, अगर उनकी टेम्परमेंट मेरे जैसे होती, तो हमारी मुलाकात, हमारी दोस्ती चिट्ठियों से आगे नहीं बढ़ती, चिट्ठियों से मजबूत नहीं बढ़ती, वो बनती मजबूत मिलने जुलने से, मिलने जुलने से। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, रात को पब में जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और लोगों का मजाक कर रहे हैं, उससे आप मेरे वैसे भी दोस्त हैं, तुम्हारे भी वैसे दोस्त हैं। जी, जी। लेकिन जब लिखने की बात हो रहा है, और लिखना जो है आशुतोष, अ, जब कोई, अगर आप लेखक बनना चाहें, मैं हर वक्त बोलता हूं, कोई भी जवान लेखक मेरे से कोई सलाह अगर पूछे, तो मैं कहता हूं कि स्पेंड मोर टाइम विथ योरसेल्फ। लेखक को अपने अपने साथ, अपने विचारों के साथ, अपने समझ के साथ, और फिर आप लिखेंगे, और ये जो भी आपने लिखा हो वो किसी दोस्त के साथ आप शेयर करें, और वो भी ये नहीं कि आप फोन में बताए, अरे ये बकवास है, ये बहुत बढ़िया, ये ठीक है, क्या लेकिन वो बस सोच समझ के ध्यान से हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ पे कुछ एडवाइस दे, लिखे। तो अब मेरी जो उनके साथ दोस्ती है, ये चिट्ठियों पे निर्भर है, मिलने पे नहीं, गपशप दारू पीने पे नहीं, क्रिकेट मैच देखने, साथ क्रिकेट मैच देखने पे नहीं। वैसे भी मेरे दोस्त हैं, वैसे दोस्ती में भी मजा है और गहराई भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही तरह की दोस्ती है, एक ही तरह का मॉडल है। अब वो लेकिन लेखक के लिए, जो लेखक अपने, या इतिहासकार के लिए, किताब लिखने वाले के लिए, जो अपने काम को, अपने लिखित काम को और मजबूत करना चाहे, तब देन ओनली लेटर्स कैन दिस, क्या बोल, प्रिंटेड क्रिटिसिज्म से, उसी से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे याद है इस किताब में आपने लिखा है कि रुकुन आपकी पांडुलिपियों पर 11-11 पन्नों के हस्तलिखित चिट्ठियां भेजा करते थे। ये शायद प्रकाश की इतिहास में दुर्लभ घटना होगी कि आपके साथ इतनी सारी चिट्ठियां लिखी है उन्होंने, और हाथ से लिख रहे हैं वो आपको। और उनकी हाथ जो है, मैंने इसमें रिप्रोड्यूस नहीं किया है, बहुत ही सुंदर हाथ आपने लिखा कर्सिव, ब्यूटीफुल कर्सिव है। मेरी वैसी नहीं है, मेरी बिल्कुल मोरलेस अनरीडेबल है, इसलिए मैं जब भी वो हाथ से, जब मैं टाइप ही जवाब जो है टाइप करके देता था। तो यही है कि वो भी अगर आप कुछ लिखेंगे, अगर आप बात करेंगे, तो वो उनको, अगर मैं उनको, अक्सर मेरी बात फोन पे भी होती है, और अगर मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ किसी चीज पे 2-3 मिनट बोलूं कि ऐसा है, तुमने ये किताब पढ़ा, और आपने देखा कि इस चुनाव में क्या हुआ, और अगर मैं उसका एनालिसिस करूं जी, बोलने के माध्यम से, वर्बली, तो वो 2-3 शब्द बोलेंगे, ओके, नॉट बैड, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बस। लेकिन अगर वही मैं 3 पैराग्राफ में लिखूं, तो 8 पैराग्राफ वापस आते हैं जवाब। तो ही इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय द रिटन वर्ड। क्या ये आप ही के साथ है उनका संबंध, या और भी ऐसे कई सारे लेखक? कई और लेखक के साथ भी है। नाम गिनाएंगे कुछ, या इस तरह का दुर्लभ आपके साथ हुआ? 40 वर्ष 2-3 हैं। तो एक, जैसे एक जाने माने इतिहासकार हैं, नैनजोत लाहिरी जी, जो एंशिएंट इंडिया पे काम करते हैं। हाल में उनकी किताब आई है, रीप्रिंट, न्यू एडिशन, बहुत बढ़िया किताब है। इट इज ऑन द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज। तो और ये जो है फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज, प्रोफेसर लाहिरी ने शायद 4 या 5 किताबों रुकुन के साथ की हैं, और उनका भी रिश्ता रुकुन से बहुत ही करीब है। और भी ऐसे हैं लोग, मुकुल केशवन के साथ भी है बहुत लंबा रिश्ता, मेरे से ज़्यादा लंबा रिश्ता। लेकिन शायद उन्होंने, एक तो है शायद उन्होंने उनकी चिट्ठियाँ ऐसे प्रिजर्व ना किए हों,
शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ वो ज्यादा फ्री हो, क्योंकि आप समझ, आप प्रोवोक भी करते हैं, हाँ? कई बार प्रोवोक भी होते हैं आप। अप्रोवोक होते हैं, और वो तो वो शायद चाहते हैं कि मैं इतना कहूं कि अगर मैं अंग्रेजी में कहूं कि आई एम forceful in public in my writing, sometimes controversial, and he is like that even more so in private. Wow. तो that makes for a nice जुगलबंदी, इतना कहूँगा। लेकिन और भी खास करके नैनजोत लाहिरी और एक आध और भी ऐसे लोग होंगे और जिनके साथ उनका बहुत गहरा लंबा रिश्ता हो। नैनजोत लाहिरी और मुकुल केशवन दो ऐसे हैं, और भी हैं वैसे उनके कुछ खास। एक बड़े पिछले 7-8 साल में ये मेरे मित्र शेखर पाठक के बहुत करीब हुए हैं। अच्छा, तो बहुत ही जाने माने, हरी भरी उम्मीद लिखते हाँ हाँ हाँ, तो जो माने जाने माने उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, संपादक हैं, वो पहाड़ पत्रिका निकालते हैं। जी जी। तो शेखर जी उनके पास ही रहते हैं, तो वो आ जाते हैं और बातचीत करते हैं। और नैनीताल में रहते हैं, नैनीताल में रहते हैं। और मैंने एक शेखर मैंने एक शेखर भी इस किताब में आता है। जी, आते हैं। अब मैं एक आपने तो पढ़ा होगा, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए बताऊं कि मैं 2019 में गया था उत्तराखंड, पेंडेमिक से कुछ महीने पहले। तो पहले मैं गया नैनीताल, और शेखर मेरे खास दोस्त हैं, मैं करीबन मेरे कॉलेज डेज से, मैं उनको भाई मानता हूँ, भाई के तरह, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो 2-3 दिन उनके साथ घूमा इधर उधर। पंगोट एक पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। फिर हम भीमताल गए, हमारे एक पीटर स्मेटरचक एक है, ग्रेट बटरफ्लाई एक्सपर्ट, उनसे मिलने। और फिर मुझे जाना था कौसानी, करीब 10-12 घंटे का रास्ता है। और कौसानी में एक गांधी जी के एक फॉलोअर थे, सरला बहनवा रहती थी, तो उनके पेपर्स में देखना चाहता था। और बीच में रानीखेत आता है, तो मैंने रानीखेत मेरा प्लान था कि मैं रुकुन के साथ लंच करूंगा और मैं चलूंगा। तो बातचीत हो रही थी शेखर के साथ नैनीताल में। अगले दिन मैं रानीखेत जा रहा था, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ रुकुन से मिलने। तो शेखर ने कहा पिछली बार जब मैं गया तो रुकुन का जब कुत्ता है, जितना मैं गया रुकुन के घर सामने कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने कहा मैंने सोचा बाद में कि जितना रुकुन चुप है उतना उसके कुत्ते भौंकता है। जितना रुकुन चुप है उतना उसका कुत्ता भौंकता है। आई थॉट दैट कैप्चर्ड दैट कॉन्ट्रास्ट ब्यूटीफुली। तो शेखर के साथ उनका बहुत, अब वो शेखर के बारे में मेरे लिखते हैं, मैंने अभी हाल में ही पिछले महीने इस किताब में पहले आता तो मैं रुकुन के वो चिट्ठी भी एक्सेप्ट करता। तो रुकुन ने मुझे लिखा कि अंग्रेजी में समथिंग लाइक द पर्सन हुज विजिट आई वेलकम मोस्ट is Shekhar Pathak. Oh, wow. He exudes joy, intelligence, energy, humanity. Every time he comes here, I feel like a better person. I'm quoting from memory. Actually, it is better than this. अभी पिछले हफ्ते कुछ अंश शायद आपने इसमें तो कोट किया है कुछ उसका। अभी पिछले महीने के रुकुन की एक चिट्ठी आई शेखर के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ उनका और भी खास दोस्त जिगरी, और भी है, और भी हैं। लेकिन मैंने चिट्ठी, और मैंने शायद उनके साथ 7-8 किताबें की हैं, और कोई और अलग अलग तरीकों की। देखिए मेरा प्यारा किताब जो है वो पर्यावरण और वन के इतिहास पे है। फिर रुकुन के साथ मैंने क्रिकेट पे लिखना शुरू किया। रुकुन के साथ मैंने एल्विन की जीवनी लिखी। रुकुन के साथ मैंने ये अखबारों पे ये निबंध लिखने शुरू किए। तो शायद इसीलिए मेरा रिश्ता थोड़ा ज्यादा ही क्या बोलता डाइवर्स है रुकुन के साथ। मैं आपको अपना उदाहरण देते हुए इस समय एक आखिरी चाहूंगा आपसे चीज, पत्रकारिता में मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। मुझे बड़े महान संपादकों का मुझे सानिध्य मिला है, उनकी कंपनी मिली है। तो मैं महसूस करता था जब मैं कब रिपोर्टर था कि जब वो मेरी कॉपी को सुधारते थे तो सिर्फ मेरा टेक्स्ट करेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण को, मेरे पर्सपेक्टिव को, मेरे विजन को सुधार रहे हैं। तो मैं उस प्रक्रिया में मैं अपने भीतर की हिंसा को, अपने भीतर की कमियों को बेहतर जान पाया। कहीं अच्छा इंसान बन पाया। ऐसा नहीं, अभी भी कई सारी कमियां हैं भीतर। क्या रुकुन जब आपको सुधारते थे, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को तराशते थे, क्या आपको बेहतर इंसान बनने में मदद की? अगर हाँ तो कहाँ और कैसे? नहीं, मैं ऐसा कहूंगा कि मैं रुकुन को माने
बिल्कुल भगवान की तरह नहीं मानना चाहता हूँ कि ही इज़ परफेक्ट, और ये भी मैं नहीं कह सकता, मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में, मेरे काम में, मेरे करियर में सिर्फ रुकुन का ही योगदान या इन्फ्लुएंस था। उन्होंने मुझे ज़रूर मेरे किताबों को, उन्होंने शायद उन किताबों की कमज़ोरियों को कम की और कभी कभी बिल्कुल हटा दी। ही हैज़ मेड मी अ बेटर राइटर। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी सोच और मेरी समझ और लोगों ने का भी बहुत प्रभाव है। निश्चित रूप से रहा होगा। हाँ? निश्चित रूप शुरू से में रहा रहा होगा। मेरे एक आध टीचर थे जी। कलकत्ता में, अंजन घोष अभी नहीं है मेरे पास, और प्रोफेसर आंद्रे बेते जो अभी 90 साल के हैं, जी, जी। जाने माने समाजशास्त्र। तो मेरे सोच, मेरे समझ, अगर अंग्रेजी में बोलूँ, रुकुन मोर देन एनीवन एल्स हैज मेड मी अ बेटर राइटर। मेरे लेख मैं अगर जो भी लेखक के माध्यम से उनका ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। Other people have made me a better thinker or a more subtle thinker, Right. less crude thinker. जी जी और मेरी इंसानियत, and there are people who have made me a better human being, whom I suppose my wife would be one, but there would be others. She would not like me to talk about her, but there would be others too, who have made me a better human being. लेकिन हाल में मेरा काम है किताबों लिखना। मेरा क्या बहु कर्म मैं जो भी करता हूँ, मेरी इंसानियत से किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं, लोग मुझे जानते हैं कि मैं किताबों लिखता हूँ, और और अगर रुकुन नहीं होते तो मेरी पेट, जैसे तुमने कहा शुरू में वाइल इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोग्राम, तुमने कहा कि मैं एक भी किताब नहीं लिखता अगर रुकुन नहीं होते। मैं क्रिकेट के इतिहास में नहीं लिखता, मैं एल्विन की जीवनी नहीं लिखता, और तो उनका सो फार एज आई एम अ राइटर ऑफ बुक्स, माय ग्रेटेस्ट डेट इज टू रुकुन। इतना बोलूंगा। ठीक। मैं यहाँ आपसे अपनी एक ऑब्जर्वेशन साझा करना चाहता हूँ। पूरी किताब हम देखते हैं कि रुकुन को कई जगहों पर लार्जर देन लाइफ की तरह प्रस्तुत करती है। शुरुआत ही अमिताभ घोष के कोट से होती है कि जब वो बता रहे हैं कि ऐसा कैरेक्टर था, ये था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बतौर और उस जो आपके इंटरवेंशंस भी हैं वो भी रुकुन के कद को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन बतौर पाठक मुझे लगा सबसे मार्मिक क्षण वह है जहां रुकुन एज अ वल्नरेबल कैरेक्टर उभर के आते हैं। हाँ। ऐसे 4-5 हैं जब हमें लगता है कि इस रेक्ल्यूज, इस स्टोइक, इस इंसान के भीतर भी वही नजाकत हो सकती है, वही कमियां हैं, वही वल्नरेबिलिटी है। और एक ऐसा, कई सारे क्षण हैं। एक है जब वो आपको अफगानिस्तान काबुल जाने से मना कर रहे हैं। एक है जब वो एक स्कॉलर के लिए छटपटा रहे हैं कि जर्मन स्कॉलर के लिए कि उनका वीजा कैंसिल ना हो जाए। अमेरिकन स्कॉलर जर्मन नेम, अमेरिकन स्कॉलर। एक बहुत बड़ा क्षण है जो आप बताएं उसके बारे में, जब उन्हें और उनकी पत्नी अनुराधा राय को ओयूपी से लगभग निकाला जा रहा है और वो बहुत ही उस समय परेशान महसूस कर रहे हैं। आपको चिट्ठी लिख रहे हैं एक कि देखो मैं जा रहा हूं, तो क्या अब अपनी किताबें आगे भी मुझे देते रहोगे? तो आप कहते हो हाउ कैन यू बी इनसिक्योर अबाउट मी। उसको बताइए उस एपिसोड। हर इंसान, कोई भी इंसान हो, इस दुनिया में अकेला आता है, अकेला जाता है। तो ऐसा कोई भी नहीं हो। अपने, अगर हम किसी इंसान को देखें, कोई बड़ा नेता को देखें, कोई देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रेसिडेंट, वो ऐसे उसमें इतना अखंड है और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जैसे उसमें कोई भी कमजोरी ना हो। मैं कोई भी, अगर नरेंद्र मोदी हो या प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई भी हो, लेकिन वल्नरेबिलिटी तो होते हैं उनके। वो भी कई बार वो सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं परेशानी में पड़ा हूँ, मैं इस परेशानी से कैसे निकलूंगा, मैं दुखी हूँ, मुझे मेरा दुख कौन संभालेगा। तो रुकुन भी हाल में इंसान है, तो ऐसे कई मौके आए हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रुकुन, आई डोंट वांट टू मेक हिम परफेक्ट। एज ए एडिटर ही इज ग्रेट। मैं कहूँगा एज ए एडिटर ही इज एज ग्रेट एज एनीवन आई वर्कड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट एज अ फ्रेंड पता नहीं, मेरे साथ खास दोस्ती है और दोस्तों के साथ शायद उन्होंने इतनी प्यार भी नहीं दिखाई हो। शायद उनके परिवार मेंबर के साथियों के साथ भी ऐसा नहीं है। आप
तो like all of us, he is complicated, and like all of us, sometimes he is vulnerable, sometimes he is insecure. कभी दुखी रहते हैं, लोनली रहते हैं, और 3-4 ऐसे जैसे आपने कहा, मैं इस किताब में वो वैसे उदाहरण भी हैं। आपने उनकी बहुत सारी सलाह मानी, आपने लिखा भी है। एक समय ऐसा था जो कहते थे मैं मान लिया करता था। एक सलाह आपने नहीं मानी जब उन्होंने कहा कि आपको उपन्यास लिखना चाहिए और आप लिखना चाहते थे, शुरू भी किया, लेकिन फिर मुकुल केसवन के साथ एक लंच के दौरान आपने तय किया कि अब ये मेरे बस का नहीं है। बड़ी खूबसूरत घटना है, उसको बताइए जरा हमें। ऐसा है कि रुकुल ने कहा कि उन दिनों में ऐसा था कि आशुतोष की कई नॉन फिक्शन राइटर्स जो होते हैं, इतिहासकार, समाजशास्त्र, वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ माने डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ये साहित्य का काम नहीं है, ये क्रिएटिव काम नहीं है जो नॉवेलिस्ट करता है, कवि करता है। तो मेरे मन में ऐसी भावना थी कि फिक्शन इज सुपीरियर टू हिस्ट्री राइटिंग। अच्छा, ऐसा था आपका? अब नहीं है। अब है, मैं ये कहूँगा, अगर अंग्रेजी में कहूँ, मेरा काम है ये लिखना, मैं यही कर सकता हूँ। एंड अ गुड हिस्टोरियन is better than a second-rate novelist. But even the greatest historian cannot touch the feet of Tolstoy and George Eliot. But ये तो आप हिंदी में जरा अगर इसको अनुवाद करना चाहें, कोई जरूरत नहीं, कर सकते हैं। तो लेकिन रुको ना, जब कहा तुमको लिखना पड़ेगा, तो ये 25 साल पहले की बात है। और उन दिनों में जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखते थे यहाँ से, इंडिया से, उनका नाम निशान विश्व भर गूंज रहा था, फैला हुआ था। उनके बड़े बड़े माने अवार्ड्स मिलते थे और एडवांसेस वाले करोड़ों में वो समय था। वो समय था। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँ। लुकुन ने कहा कि तुमको लिखना है। तो मैंने शुरू भी किया एक उपन्यास जो उसकी सेटिंग दिल्ली में थी, और दिल्ली में एक एडिटर थे, माने ये तो वो चले गए अब, तो ही वॉज अ लार्जर देन लाइफ एडिटर, और वो काफ़ी अमीर खानदान के भी थे। उनका बड़ा मकान था इसी लटेंस दिल्ली में, प्राइवेट मकान, उसमें पार्टी थ्रो करते थे और लोग आते थे। और तो मैंने कहा उनके बारे में मैं एक उपन्यास लिखूंगा अबाउट, अभी हाल में ही 10 साल भी नहीं हुए कि 5 साल भी नहीं हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने ये टर्म कॉइन किया, खान मार्केट गैंग, लुटियन का है। अभी मैं 30 साल पहले मैं उनके बारे में लिख रहा था। मैंने सोचा उनके बारे में लिखूंगा, तब भी था एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुटियंस गैंग। तो उपन्यास शुरू भी किया, और उसकी शुरुआत थी न्यू ईयर्स पार्टी। ये जो हमारे जो संपादक, तो माने बड़े लार्जर देन लाइफ संपादक जो थे, ये आपके नॉवल में किरदार है। हाँ, वो हर साल वो एक न्यू ईयर्स पार्टी देते थे, और जिसपे माने कि मंत्री, सरकारी मंत्री, ऑपोजिशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संपादक, डिप्लोमेट, जो भी यहाँ पे अमीर माने इंडस्ट्रियलिस्ट, सब आते थे। तो मैंने कहा उसके बारे में मैं लिखूंगा, और मैंने शुरू भी किया। और फिर लेकिन तब मेरी थोड़ी दिनों बाद मेरी मुकुल केशवन से बात हो रही थी, और वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मुकुल ने, ऐसा है कि मेरे में 2 कमजोरियां हैं। अगर अभी मैं इसीलिए उपन्यास नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 कमजोरियां हैं मेरे क्या बोलूँ, मेरे वे ऑफ थिंकिंग में, मेरे सोच में। एक तो मैं डायलॉग नहीं लिख सकता हूँ, बट वो तो यू कैन ओवरकम दैट। दूसरी बात है कि मेरे पास, आई डोंट हैव, अंग्रेजी में बोलूँ, आई डोंट हैव अ विजुअल सेंस कि इस कमरे में आप देख रहे हैं कि इस दीवार का रंग लाल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस रंग का लाल दीवार है, इस दीवार का रंग लाल है, उस दीवार का रंग हरा है, ये जो लाइट्स जो हैं इस तरीके के हैं, उनका शेप क्या है, वो मैं ठीक ढंग से नहीं, और उसके बीच आशुतोष और मैं बात कर रहे हैं। तो नॉवेलिस्ट की खासियत ये है कि सिर्फ बातचीत पे नहीं, सिर्फ रिश्ते पे नहीं, लेकिन सेटिंग जो है, सेटिंग, एटमॉस्फेयर, सेटिंग, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो मेरे बस की नहीं है, मैं उसको इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुकुल से जब मेरी ये बातचीत हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि एक सज्जन और एक औरत लोधी गार्डन में
शहर के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसा हर दिन आप जानते हैं कि देखिए ये दोनों किसी के जो जिसके बारे में बता रहे थे मैं जानता था, और वो ही वॉज डिस्क्राइबिंग द सेटिंग कि उस टूम से नीचे आए और ये लड़की ये बोली और लड़का ने हाथ ऐसे डाला और फिर एक पेड़ से एक वो पत्ता गिरा, वो पत्ता हटाया। मैंने कहा ये मैं कैसे लिखूंगा, मैं सुन सकता हूँ मुकुल साहब बोल रहा है, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन उसको मैं ध्यान से और मैंने इफेक्टिवली कैसे लिखूं, मेरे बस की नहीं है। आई कैन नॉट इन्वेंट, मैंने कहा मैं आई कैन नॉट इन्वेंट। मैं जो आपकी परसेप्शन है थोड़ा सा अलग हट रहा हूँ, उसको डिनाई नहीं कर रहा, इस किताब से अलग जा रहा हूँ। कई सारे आपके निबंध हैं, लेखन मंच हैं, इससे सिर्फ एक लें, आपका वर्धा जो निबंध है, आप देखें उसमें आप धर्मपाल को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें पूरी झोपड़ी को, आप पवनार आश्रम को, गांधी आश्रम को, यहाँ तक के वो गांधी कुटिया में वो 15-20 जो सूची बनी हुई है, आप वो तक बता रहे हैं। कितना विविड डिस्क्रिप्शन है उसमें। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां कुटी में बैठा था, अकेले बैठा था, और उन दिनों में ये स्मार्टफोन तो नहीं था हमारे पास, ये फोन नहीं था जी, लेकिन एक पन्ना भी था और पेन भी था, तो मैंने वो निकाल के फटाफट लिखा। मैं एक हफ्ता बाद मुझे याद नहीं रख रहता। अच्छा, नोट्स लिखने पड़े, लिखने पड़े। तो अगर, और जो उपन्यास लिखता है वो अपने मन से इन्वेंट करता है, और वैसे भी जगहों पे वो जहाँ गया ना हो वो भी उन्हें गढ़ देगा, वो भी कर सकता है। काफका ने बगैर अमेरिका जाए अमेरिका लिख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। इसी वापस मैं रुकुन पर आता हूँ। बढ़िया संपादक वो सिर्फ लेखक को प्रकाशित नहीं करते हैं, वह कई बार उसकी कच्ची रचनाओं को अस्वीकृत करके उसे सार्वजनिक ग्लानि और शर्म से भी बचा लेते हैं। ऐसा आपके साथ कब हुआ कि आपको लगा कि आपकी जो कमजोर रचनाएं थी वो रुकुन ने रिजेक्ट कर दी, अच्छा हुआ कि वो कर दी? ऐसा तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने इस किताब में नहीं लिखा है। मेरे किताबों को उन्होंने ज्यादा मजबूत बनाया, ज्यादा उसके कमजोरियां हटाए। लेकिन रुकुन जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि वो अपने चिट्ठियों में लड़ाकू हैं, मेरे बारे में और लोगों के, और वो कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने कॉलम्स में, मेरे जो अखबार में जो लेख हैं उन पे मैं ज़्यादा ही पोलेमिकल बनूं, वो चाहते हैं। और मेरे कुछ दिन पहले, मैं ऐसे कभी भी इतना फ्रैंकली मैंने ये बातचीत नहीं की, कि करीब 10-15 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने तय किया कि जब मैं जवान था और कोई लेखक कुछ बकवास लिखे तो मैं उसका जवाब प्रिंट में देता था, उसकी क्रिटिसिज्म में प्रिंट में करता था। तो और रुकुन 10-12 साल पहले की घटना है। तो मैं 20 साल पहले मैंने 3-4 बार लेख ऐसे लिखे जहाँ मैंने और लेखकों के बारे में बहुत क्रिटिकली लिखा, मसलन अरुंधति रॉय, नॉट जस्ट अदर्स ऑल्सो, नॉट जस्ट अरुंधति रॉय। तो 10-12 साल पहले ऐसा हुआ कि आपके एक बहुत मशहूर एडिटर हैं, न्यूज़पेपर एडिटर दिल्ली में, और आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इतना ही बोलूँगा। अच्छा। तो उन्होंने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, फुल ऑफ एरर्स। वो लेख था इंडियन सोशलिस्ट ट्रेडिशन पे। जो समाजवादी लोग थे, ना वामपंथी थे और ना कांग्रेस के, अब हम उनको भूल गए हैं, जैसे जयप्रकाश और लोहिया। तो उसके बारे में एक संपादक ने लेख लिखा, उसमें इतने गलतियां थी कि व्हेन जयप्रकाश वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जयप्रकाश एमपी कभी नहीं थे, व्हेन जयप्रकाश मेंटर्ड लोहिया, अगर वो अलग विचारों का तो ऐसे 4-5 गलतियां थी। तो मैंने कहा, मैं बहुत ही गुस्सा हुआ, तो मैंने उनको लिखा एक लेख, प्राइवेट लेख, लेखक को चिट्ठी लिखी, ईमेल कि देखिए आपके अंग्रेजी अखबार के संपादक हैं, हो सकता है कि आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आपके मराठी अखबार के एडिटर जो हैं गिरीश कुबेर, या जो पुराने एडिटर के साथ आपने काम किया, कुमार केतकर, अगर आप उनको ये लेख दिखाते तो 4-5 आपकी तो गलतियां जो थी वो हटा देते। ये आपने लिखा? उनको लिखा,
और मैंने ये लेख मैंने रुकुर को भेज दिया। मैंने कहा मैंने ये संपादक को डांटा, ये क्या बकवास, इतना एलिमेंट्री इतिहास नहीं जानते हैं, हमारे देश के बारे में लिखते हैं और रिसेंट हिस्ट्री। इन्होंने कोई मुगलों पे या अशोका पे गलती नहीं की है, जयप्रकाश नारायण और लोहिया पे। तो रुकुर ने कहा ये पूरा लेख लिखो इस पे, जहाँ तुम जितने भी द इलिटरेसी ऑफ एडिटर्स टुडे सबको डांटो, सबको डांटो। तो वो चाहते थे कि मैं ये जो झगड़ा था मैं पब्लिक करूं। तो मेरी सुजाता से बात हुई, सुजाता ने कहा दिस इज़ पेटी, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। और मैंने भी सोचा, और तब मैंने ऐसा सोचा कि देखिए आपस में अगर लेखा ऐसा पब्लिक में, प्राइवेट में कह सकते हैं तुमने ये गलत लिखा है या आपका एनालिसिस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, वो ठीक है। लेकिन जब हम जिस देश में जिस स्थिति में हैं, जब हमें और तरीके की लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, और लोगों के जो हमारे जो इस देश को चलाते हैं, जिनके पास पावर है, उनके गलतियों पे माने फोकस करना चाहिए। तो रुकुल भी अभी भी चाहते हैं कि मैं और लड़कों के साथ लड़ूं। और मेरा ये वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मेरा कहना है कि ट्रम्प के खिलाफ लिखो, इसराइल के खिलाफ लिखो, मोदी के खिलाफ लिखो, राहुल गांधी के खिलाफ लिखो, अमित शाह के खिलाफ लिखो, वो ज़रूरी है। और लोग नहीं लिखते हैं, और वो जो नुकसान कर रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर नुकसान है, वो उससे हमें ज़्यादा परेशानी ना होगी। अगर कोई लेखक एक आध फैक्चुअल एरर्स करे या कोई माने सेकंड रेट किताब लिखे, उससे क्या मतलब है उससे। तो लेकिन रुकुल भी अभी भी चाहिए। तो ऐसा कभी कभी इन मामलों में किताबों में उनकी राय तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है मेरी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामलों में और लोगों की राय से शायद मुझे बेहतर एडवाइस मिला है। ये किस स्वभाव का सूचक है? मैं सोच रहा था अभी आपको सुनते हुए कि जो व्यक्ति इतना शांत और पीछे रहते हैं, वो चाहते हैं उनके मित्र, उनके लेखक वो सार्वजनिक लड़ाइयाँ लड़ते रहें। What does it signify about that human being? That you have to decipher. He says also, I quote that एक मैंने इसमें कोट किया है कि जब वो कभी कभी बर्थडे पार्टी में बहुत गुस्सा हो जाते थे। उनके जो चचेरे भाई हैं, मुकुल मांगलिक, खास उनके भाई जैसे ही हैं, उन्होंने बताया कि उनके बीच में भी कभी कोई इतना क्रोध था, चुपचाप थे, that there was a inside the sea there was a volcano, maybe, but anyway. उन्होंने किताब पढ़ी होगी, हाँ। उनकी क्या टिप्पणी है उस पर, ये बताएं मुझे। वैसा नहीं, वो ही हैज रेड इट, इतना कहूँगा कि उन्होंने पढ़ी है, और मेरे ख्याल से वो खुशी हैं कि लेकिन वो पब्लिक में नहीं आएंगे। कई लोगों ने ये किताब पढ़ी है और कहा है कि आप इसके बारे में बात करो, उनको भी लाओ। और लिटरेरी फेस्टिवल चेन्नई में या त्रिवेंद्रम में, बेंगलोर में, और उनके ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप उनको भी लाओ, उनका भी टिकट, हम उनको टिकट भी देंगे, उनको 5 स्टार होटल में रखेंगे, उनको भी हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है वो आपके साथ स्टेज में है। मैंने कहा वो नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। और वैसे भी है कि वो, और एक जो हिंदू के जो एडिटर हैं, नो लॉन्गर एडिटर बट नाउ शी इज़ ऑन द बोर्ड, निर्मला लक्ष्मण, उन्होंने रुकुन को, और रुकुन उनका बहुत आदर करता है, क्योंकि जब रुकुन और अनुराधा को ओयूपी से हटा दिया गया, निर्मला ने उनकी बहुत सहायता की। निर्मला लक्ष्मण तब हिंदू संडे मैगजीन की एडिटर थी, दोनों को कॉलम्स दिए उस पेपर में। निर्मला ने आपको भी कॉलम दिया? मुझे भी कॉलम दिया। तो निर्मला लिखा, देखिए इसीलिए इस किताब की ग्लोबल रिलीज हिंदू में ही भी, हिंदू लिटरेरी फेस्टिवल में। तो निर्मला ने बहुत ही भारी अच्छा चिट्ठी लिखा रुकुन को, वेरी रिफाइंड लेटर। देखो, you have Ram and you have been such one valuable contributors to the Hindu, and you should come. Ram is coming, please come. And मैं कह सकता हूँ, these are things I should say now because they're in public. तो रुकुन ने जवाब दिया, बहुत ही मज़ेदार जवाब। देखिए, थैंक यू सो मच, एंड you know, it was really nice writing for the Hindu, and I'm grateful to you. And Ram is a dear friend. He always praises me excessively, but I can't come. You know, I don't like speaking. But Shashi Tharoor loves speaking. Why don't you ask him to come and speak in my place? शशि थरूर यहाँ तो मैं निर्मला से कहा, लिखा है, देखिए, I don't you understand, he says joking, he does not mean it, it's a sarcastic remark.
तो ऐसा है कि वो बस अपनी आपने अभी शशि थरूर का किया तो उससे मुझे लगा कि इस किताब में कई सारी लेयर्स हैं, कई सारी स्टोरीज एक साथ चलती हैं। एक अगर आपके और रुकुन की है हाँ। तो एक स्टोरी है स्टीफन के मिड 70s के बैच की, जहां आप हैं, मुकुल केसवन हैं, अमिताभ घोष हैं, शशि थरूर हैं, ये सब कंटेम्प्रेरीज हैं, और गौतम मुखोपाध्याय हैं जो अफगानिस्तान में हमारे एम्बेसडर बनते हैं। शशि थरूर को जिस तरह से आप लिख रहे हैं, शुरुआत से ही आप लोगों के मन में, आपके और रुकुन के मन में भी कुछ लेकर असमंजस था, नहीं ये लाइन जो नहीं, ऐसा है कि दे आर वेरी, शशि थरूर रुकुन, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज में, तुम्हें भी याद होगा जब तुम कॉलेज में थे, शायद तुम्हें इतना नहीं, तुमको इतना नहीं मन में इतना असर नहीं पड़ा होगा क्योंकि तुम हॉस्टल में नहीं थे। अगर आप हॉस्टल में रहो, जैसे कि कोई हॉस्टल में जाए, कॉलेज के हॉस्टल में, BHU के हॉस्टल में, फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन, और जो लास्ट ईयर स्टूडेंट है उसको आप हीरो मानते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, बिल्कुल विराट कोहली या धोनी जैसा मानते हैं। और उन दिनों में सबको पता था कि शशि और रुकुन सबसे होशियार थे, सबसे, एक इंग्लिश में टॉपर था, एक हिस्ट्री में टॉपर था, लेकिन उनके कैरेक्टर बिल्कुल अलग। शशि हर लोगों से बातचीत करते थे, दोस्ती भी रखते थे, और कई लोगों से वो चाहते थे कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बनूं, और रुकुन अपने कमरे में बेथोवन सुन रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि, और आप देखिए, आपको उनका ट्रेजेक्ट्री देखिए, एंड आई हैव बोथ ऑफ अस, शशि, रुकुन भी कहेगा कि वो ही एडमायर्स शशि फॉर हिज व्यूज, फॉर हिज सेकुलरिज्म एंड फॉर हिज, लेकिन यही अचानक की बात है कि एक ही बैच के थे, और उस बैच में सबसे होशियार, बुद्धिजीवी, स्पार्क लोग थे, सब उनका आदर करते थे, देखते थे ऊपर की, यही है हमारे लास्ट ईयर हीरोज। और लेकिन उनकी तब से ही अलग थे, उनकी जो टेम्परामेंट तब से ही अलग थी, और आप उनका आप उनकी जीवन की आप जर्नी देखेंगे कहाँ गए हैं। तो मैं ये कहूँ कि शशि और रुकुन को लेके कोई उपन्यास लिखे, उनको नाम कोई दूसरे दे, और कोई चीज़ें इन्वेंट भी करे, यानी कि बिल्कुल खास करके उनकी जीवनी रिलायबली, हिस्टोरिकली एक्यूरेट लिखे। अगर चाहे कोई या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई नौजवान, कोई 30-35 साल की उम्र का लड़का या लड़की को लिखे, या लड़की लिखे, इफ अ लेडी राइट्स इट, शी विल बी क्रिटिकल ऑफ बोथ ऑफ देम, शी विल बी क्रिटिकल ऑफ मी फॉर राइटिंग इन दिस वे, शी विल बी क्रिटिकल ऑफ मेन फॉर वर्शिपिंग शशि। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज़ शशि और रुकुन का जो रिश्ता था, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, बोथ स्पोकन एंड अनस्पोकन, उस पर या तो कोई एक नाटक लिखे या उपन्यास लिखे, मजा आएगा। और उसके लिए कुछ सूत्र हैं कि जो हमारे पास किताब में है, मसलन और किताबों में चीजें भी मिलेंगी, और भी मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। रुकुन की 2 चिट्ठियां हैं जो आपको लिख रहे हैं, जो अगर आप मुकुल से बात करेंगे, वो भी तो आपको कुछ इंसाइट मिलेगा, अमिताभ घोष से बात करेंगे, इंसाइट मिलेगा। तो बिकॉज दे आर, मैं ये कहूँ कि दे आर बोथ वेरी रिमार्केबल पीपल, ये कैसे अलग अलग तरीके से। आपने अभी गावस्कर एंड विश्वनाथ, वैसा आप समझ सकते हैं। अभी आपने बात कही कि कोई अगर लड़की इस किताब को लिखेगी तो शायद हम सबकी क्रिटिकल होगी। बिल्कुल। आप शुरुआत में लिख रहे हैं प्रीफेस में कि इसकी एक रीडिंग ये भी हो सकती है कि मेल प्रिविलेज की कहानी है पूरी। इसको बताएं कि आप अपनी सेल्फ कॉन्शियस में इसको कैसे देखते हैं कि अल्टीमेटली ये किताब और लोगों को स्टीफन्स के, ऐसा है कि कुछ लोगों के मन में ये मेल प्रिविलेज की किताब है, की कहानी है। कुछ लोग ऐसे ही कि कुछ 3-4 इस किताब के रिव्यू आए हैं from younger female writers, very positive. In fact, the one critical review has come from a male writer who was connected with St. Stephen's. That's very interesting. So, ऐसा लेकिन लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा है कि जैसे दोस्त, it is an account of a friendship, and it is, मैं कहूँगा कि इसको ये नहीं माने कि ये कुछ मारे ज़्यादा, इसको ज़्यादा, इस किताब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे। It is an eccentric little memoir. It is not a work of scholarship or anything else. और एक ऑड रिलेशनशिप के बारे में, और ये कि इस किताब की एक ही खासियत है, मैं आगे कहूँ कि साहित्य के माध्यम से आप देखें, ये कहानी रुकुन के माध्यम से नहीं, या मेरे माध्यम से नहीं, या
साहित्य के माध्यम से देखें, इस किताब की एक खासियत ये है कि ये पूरी किताब चिट्ठियों के बेसिस पे लिखी गई है। अब ऐसी किताब कोई लिख नहीं सकता जी। क्योंकि तुम्हारी जो दोस्ती है या मेरी बेटी की का दोस्ती है या तुम्हारी वाइफ की जो दोस्ती है किसी और के साथ, वो बातचीत से या बहुत ही क्विक मैसेजेस से, साथ हॉलीडेज जाने से, सफ़र साथ जाने से या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के उसी माध्यम से वो रिलेशनशिप को ताकत दिया है। ये पूरी किताब सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम पे लिखी गई है। ऐसा समय था, अभी मुझे रुकुन से मिले हुए हमारी दोस्ती 40 साल से ऊपर है। 3-4 साल ऐसे थे कि हम दिल्ली में रहते थे, अक्सर हम क्वालिटी में शायद महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हम लंच करते थे, बातचीत थोड़ी होती थी। लेकिन ऐसी किताब, ये मैं साहित्य के माध्यम से यही कहूँगा, दिस इज़ अ बुक फाउंडेड ऑन लेटर्स एंड सच अ बुक विल बिकम रेयर एंड रेयर। ऐसे ये संभव ही नहीं हो सकता 10-15 साल में, अभी भी मुश्किल है। अगर आप देखेंगे कि कोई दिल्ली में कोई लेखक हो या से कोई भी और लेखक हो, जाने माने लेखक हो, उनका भी शायद संपादक के साथ ऐसा रिश्ता है, लेकिन वो बातचीत से ही वो माने सस्टेन करते हैं, इस तरह से नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि जो चिट्ठियां हैं वो किताबों के बारे में हैं कि किताबों को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे कोई किताब रची जाती है। लगातार एक लेखक और संपादक के बीच में संवाद चल रहा है। हम अंत में पहुंच रहे हैं। आप मुझे 2 चीज़ें बताएं। पहला तो ये कि वे कौन से बिंदु थे जहां आप दोनों के बीच भीषण टकराव हुआ, और दूसरा, संपादक के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सबसे बड़े गुण क्या होते हैं आपके अनुसार? एक संपादक कैसे निर्माण करता है अपना? नहीं, कई ऐसे इंसिडेंट्स भी इसमें मैंने लिखे हैं जो हमारे टकराव हुआ, लेकिन जब किताब की बात थी तो ज़्यादातर मैं उनकी सलाह में मानता था कि ये हटाओ, ये इस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दो। मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ मैंने भूल गया कहना कि रुकुन में एक कमी है। मैंने उनके माने पर्सनल कमियों के बारे में थोड़ा बहुत बोला कि उनके में संपादक के रूप में एक कमी है कि वो जैसे मैंने एक फुटनोट में मैंने कहा है, यू आर ब्रिलियंट एट एडिटिंग बट नॉट एट सेल्स एंड मार्केटिंग। किताब की बिक्री भी होनी चाहिए। कोई बढ़िया किताब कोई आपका लेखक लिखे, दुनिया को जानना चाहिए, रिव्यू कॉपीज भेजने चाहिए, आपको अखबारों को परेशान करना चाहिए कि मेरे लेखक ने इतना बढ़िया किताब लिखा है, उस पर रिव्यू क्यों नहीं किया आपने, उसके ऑथर का इंटरव्यू क्यों नहीं किया। तो थोड़ा बहुत वो भी होना। और ओयूपी में ये ज़रूरत नहीं थी कि रुकुन सिर्फ एडिटिंग का काम करते थे और ओयूपी में मार्केटिंग सेल्स का डिपार्टमेंट था, लेकिन अब परमानेंट ब्लैक में फंसे हैं। मैं हैं खुश, पर्सनली तो बहुत खुश हैं और बहुत ही बढ़िया किताबें पब्लिश करते हैं, लेकिन कई ऐसे किताबें हैं जिनको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलता है क्योंकि रुकुन की यह कमी है कि जब किताब आ गया वो ये ही हैज़ नो केयर कि उसका मार्केटिंग कैसे करें। तो संपादक को दोनों चाहिए। आई मीन आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो इन अ जॉब सेलिंग बुक्स, नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग बेटर बुक्स। लेकिन हम ये भी देखें, आप शुरुआत में जब कहते हैं जैसे कि समय बदल गया है, अब रुकुन एक ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन एडिटर हैं। उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि उनके जीवन काल में अचानक से उनसे उम्मीद करने लग जाए होगी कि अब उनको किताबें बेचनी है, क्योंकि ओयूपी में वो ये काम करते थे और दूसरा डिपार्टमेंट था जो उसको ध्यान रख के उसको संभालता। जैसे आप शुरुआत में बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि एक समय था, वो समय बहुत पहले नहीं है। मैं जैसे मैंने एक चीज़ और मैं कहूँ कि मैंने कहा कि मैं रुकुन से इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये वो देखेंगे, शायद मेरे ख्याल से देखेंगे, उम्मीद है देखें। एक उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इतने बढ़िया लेखक हैं कि वो एक किताब लिखें अपने अनुभव पे कि जिस किताब में तुम्हारे सवाल का उत्तर होगा कि अच्छे संपादक के क्या गुण होने चाहिए, क्या चीज़ उनको देखने चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव कैसा रहना चाहिए, और अपने एग्जाम्पल से कितने लोगों से उन्होंने काम किया है। तो ही शुड राइट हिज ओन लिटरेरी मेमोir which will be much broader than mine. Mine is about 2 people. His will be about many authors
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ये वगैरह, एंड वो पब्लिशिंग के बारे में होगा अगर वो लिखें तो। और इतने बढ़िया लेखक हैं आप, क्या प्रोज है उनका, आप उनके चिट्ठियाँ पुराने, लिखते हैं। मेरे पास उनके पुराने कॉलम्स भी हैं। एक ज़माना था जब हिंदू में लिखते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे, इंडिया टुडे में कभी रिव्यू लिखते थे, और इतने बढ़िया सुंदर रिव्यू और इंसाइटफुल रिव्यू लिखते थे। क्योंकि ऐसा है कि रुकुन में एक और खासियत है, जैसे जो मैंने किताब में कई बार बोला है कि रुकुन, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी में, ही अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज एंड ही अंडरस्टैंड्स थॉट। वो भाषा को भी समझते हैं और सोच को भी समझते हैं, कि खुद उन्होंने पीएचडी कैम्ब्रिज से किया है। तो एनालिसिस कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मैंने दुनिया में कोई एक एडिटर नहीं मिला जो उन दोनों को जुड़ा सके। तो इसीलिए वो बढ़िया किताबें लिख सकते हैं, जिसकी प्रोज भी बहुत सुंदर होगी, पढ़ने लायक होगी, हमें मज़ा आएगा पढ़ने में, और उससे हमें मुझे ज्ञान भी आएगा कि पब्लिशिंग के इतिहास पे, कि भारत में बाहर उसका इंटरेक्शन कैसा है, सोशल मीडिया से का प्रभाव क्या पड़ा है, और टाइप सेटिंग में कैसे चेंजेस हुए हैं, और ये इन सब मामलों में अगर वो लिखें, इट विल बी अ वेरी वैल्यूएबल बुक। तो मैं रुकुन से इस आपके प्रोग्राम से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक किताब लिखें। ऐसी किताब नहीं है शायद हमारे पास कहीं, कई शायद देश में भी नहीं होगी, विदेश में भी नहीं होगी ऐसी किताब। आपसे इस बातचीत को ख़त्म करने का तो कतई मन नहीं कर रहा है, लेकिन करनी ही पड़ेगी, समय ख़त्म हो रहा है अब। मैं अंत में आपको ये सूचना देना चाहूँगा दिलचस्प, कि इस किताब का बहुत जल्द हिंदी अनुवाद भी आ रहा है। हृदय जोशी ने अनुवाद किया है, शायद प्रेस में जाने वाली है, कुछ ही समय में आने वाली है। और मैं फिर से कहूँगा, इस किताब की शक्ति है कि यह एक ऐसी संस्था को केंद्र में रखती है। संपादक सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो एक संस्था है, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। एक संपादक को एक इंस्टीट्यूशन को केंद्र में रखती है, और उसको उसकी पूरी शक्ति, उसकी कमियों के साथ, उसके प्रति कई जगह रामचंद्र गुहा अपने संपादक के प्रति हिप्नोटिक दिखाई देते हैं शुरुआती दिनों में, लेकिन फिर जैसे कि आगे चल के मैंने कहा, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को, उनकी कमजोरियों को भी बताते हैं। तो उस तरह से उस संस्था को केंद्र में लाती है, और यह इस किताब की शक्ति है। मुझे उम्मीद है आप सबको यह संवाद का अंक पसंद आया होगा। इस किताब को पढ़िए और हमें बताइएगा कि इस किताब पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।